टॉप 9 फाइनेंशियल रेशियो जिनको अगर आप जान जाएं तो आप इनकी हेल्प से ऐसे ऐसे स्टॉक फाइंड कर सकते हो जो स्टॉक मार्केट के एवरेज रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में होने वाले लॉस से भी बचा सकते हैं। इन रेशियो की हेल्प से आप जान सकते हो कि किसी कंपनी का शेयर अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, कंपनी पे लोन कितना है और कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है। इन 9 रेशियो की हेल्प से आप अपने पोर्टफोलियो को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जा सकते हो। तो क्या आप तैयार हो इन रेशियो को जानने के लिए? इनमें से जो पहला रेशियो है ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, इसका बहुत ही सीधा मतलब है कि कंपनी अपने एक शेयर पर कितने रुपए कमा रही है। इसको निकालने का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। जो कंपनी की नेट इनकम है उसको टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करेंगे। जैसे मान के चलते हैं कोई कंपनी XYZ है जिसकी नेट इनकम 1 लाख रुपए और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर 10,000 हैं। अब अगर अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो 1 लाख से 10,000 को डिवाइड करेंगे तो 10 निकलेगा, यानी कि XYZ कंपनी की अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है। लेकिन अर्निंग पर शेयर में एक दिक्कत है। जैसे मान के चलते हैं कोई दो कंपनी है ABC और XYZ, दोनों का अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन कंपनी अच्छी है और कौन कंपनी अच्छी नहीं है? इसके लिए हम यूज में लेंगे पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसको निकालने का फार्मूला है करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जैसे XYZ और ABC का अर्निंग पर शेयर दोनों का 10 रुपए है, वहीं पर XYZ का करंट प्राइस 100 रुपए और ABC का करंट प्राइस 200 रुपए है। अब अगर XYZ का पीई रेशियो निकालें तो 10 निकलेगा, वहीं पर ABC का पीई रेशियो 20 निकलेगा, यानी कि XYZ कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, वहीं पर ABC में 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। इस हिसाब से XYZ का शेयर महंगा हुआ। पी रेशियो अगर 15 से 20 के बीच में हो तो एक अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर पी रेशियो 15 से कम हो तब तो और ही अच्छा है। ऐसे स्टॉक को कभी मिस मत करो। लेकिन अगर पी रेशियो 20 से भी ज़्यादा है तो ऐसे स्टॉक को जल्दी मत बाई करो, उसका पी रेशियो 20 से नीचे आने का इंतजार करो तब बाई करो। तीसरा रेशियो भी इन दोनों से रिलेटेड है जो कि है पेग रेशियो। दारू वाला पेग नहीं, इसका पूरा नाम है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। इसमें जो पी रेशियो में कैलकुलेट होता है वो तो इसमें करते ही हैं, उसके अलावा जो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होती है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान के चलते हैं कोई कंपनी ने पहले साल में 10 रुपए का प्रॉफिट किया, दूसरे साल में 20 रुपए का, तीसरे साल में 30 रुपए का और चौथे साल में 40 रुपए का, तो उसका पेग रेशियो एवरेज रहेगा। लेकिन अगर वहीं कोई दूसरी कंपनी है जिसका पहले साल का प्रॉफिट 10 रुपए है, दूसरे साल का 30 रुपए और तीसरे साल का 50 रुपए, चौथे साल का 80 रुपए, तो ऐसी कंपनी का पेग रेशियो कंपेयरली थोड़ा कम होगा। पेग रेशियो भी 15 से 20 के बीच में अच्छा माना जाता है। अगर 15 से कम है तो अंडर वैल्यू है और अगर 20 से ज़्यादा है तो फिर ओवर वैल्यू माना जाता है। चौथा रेशियो है पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू। इसको निकालने का फार्मूला होता है करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। पीबी रेशियो कंपनी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। कंपनी अपनी सारी जितने भी एसेट्स हैं, वो करंट एसेट हो, टोटल एसेट हो, सारे को मिला के आपस में ऐड करती है, देन जो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं उससे डिवाइड करती है। उसके बाद कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर निकलती है। बुक वैल्यू को ऐसे समझ सकते हैं कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस हो, ना कि जो शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा हो उसकी प्राइस। पीबी रेशियो 1 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पीबी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि शेयर इतने टाइम पे महंगा है क्योंकि वो अपने एक्चुअल प्राइस से पहले ही ज़्यादा प्राइस में ट्रेड कर रहा है। तो जनरली ऐसे स्टॉक को मत खरीदो जिनका पीबी रेशियो 1 से ज़्यादा हो। पांचवा है डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि कंपनी के ऊपर लोन कितना है, कंपनी ने कितना लोन लिया है अपने इक्विटी के बदले। इसको निकालने का फार्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ये 1 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जितनी इक्विटी है उससे ज़्यादा का लोन लिया है। अगर कंपनी में कहीं थोड़ा सा कोई दिक्कत आती है तो कंपनी फिर अपना लोन नहीं चुका जा पाएगी और कंपनी जल्द ही बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर देखो कि कंपनी ने लोन कितना लिया है। ये लोन जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी पे लोन ज़्यादा है तो वो अपने प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लोन का इंटरेस्ट चुकाने में देगी, तो वो ग्रो क्या करेगी। इसीलिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो कि जिस पर बहुत कम लोन हो या बिल्कुल ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है।
छठा रेशियो है ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब है कि कंपनी अपने इक्विटी के बदले कितने रुपए कमा के दे रही इन्वेस्टर को। इसको निकालने का फार्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी को टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करके निकाला जाता है। किसी कंपनी का ROE अगर 15 से ज़्यादा है तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। सातवां रेशियो है ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है EBITDA यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटल एसेट से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करके निकाला जाता है। ROC भी 15 से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आठवां रेशियो है करंट रेशियो। ये रेशियो हमें बताता है कि किसी कंपनी की करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है या फिर उसके पास करंट एसेट ज़्यादा है। इसको निकालने का फार्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। एसेट को यूँ समझो कि वो चीज़ें जो कंपनी की जेब में पैसा डालती हैं यानी कि कंपनी को पैसे कमा के देती हैं वो एसेट में आती हैं। लेकिन लाइबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो कंपनी की जेब से पैसा निकालते हैं यानी कि कंपनी से पैसा खर्च करवाती हैं। करंट रेशियो हमेशा 1 से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर करंट रेशियो कम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी को जितने रुपए मिलने हैं उससे ज़्यादा उसे रुपए पे करने हैं। तो इस केस में कंपनी को फिर लोन लेना पड़ेगा। फिर अगर लोन लेना पड़ेगा तो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। देखो हमेशा करंट रेशियो 1 से ज़्यादा ही हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी ज़्यादा हो सके उतना अच्छा रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिविडेंड यील्ड। पहले डिविडेंड समझ लेते हैं क्या होता है। शेयर मार्केट में जब आप किसी शेयर में पैसे लगाते हैं तो जो उसका प्राइस घटता बढ़ता है वो तो घटता बढ़ता ही है, लेकिन हर साल जो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, जो कि डायरेक्ट उसके बैंक में ट्रांसफर करती है। उसे डिविडेंड कहते हैं। हर शेयर का अपना अलग अलग डिविडेंड यील्ड होता है। इसको निकालने का फार्मूला एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस इनटू 100 होता है। डिविडेंड यील्ड कंपनी के ग्रोथ या फिर वैल्यूएशन में कोई असर नहीं डालता, लेकिन हाँ अगर किसी शेयर का डिविडेंड यील्ड अच्छा है तो उस कंपनी के शेयर अगर आपने ज़्यादा बाई किए हैं तो एक पैसिव इनकम टाइप का स्रोत बना सकते हैं, क्योंकि हर साल कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में आता रहेगा जो कि आपका एक पैसिव इनकम का स्रोत बन सकता है। तो किसी भी शेयर को बाई करने से पहले ये 9 रेशियो जरूर देखो, क्योंकि अगर आप इन 9 रेशियो को अच्छे से एनालाइज करके किसी शेयर को खरीदते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको लॉस ना हो और आपको अच्छा रिटर्न दे सके कोई भी शेयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो कौन सी चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।